नमस्कार दोस्तों। एक सप्ताह के लंबे इंतज़ार के बाद आप लोगों से मुखातिब होने का फिर हमें अवसर प्राप्त हुआ है। ये जो हमारा सप्ताह बीता है 14 से लेकर के 20 तक का काफ़ी घटनाओं से भरा हुआ रहा। 14 जून से 20 जून तक का जो हमारा सप्ताह था काफ़ी घटनाओं से भरा हुआ रहा। और इस बीच मैं भी जो घड़ी का पेंडुलम है उसी की तरह अपने विषय को चयन करने के लिए झूलता रहा। पहले तो मैंने निर्णय लिया था कि मैं भारत में राजनीतिक सुधार पर कुछ अपनी बातें रखूँगा। फिर उसके बाद भारत के मोस्ट प्रॉमिसिंग एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या के बाद मैंने निर्णय लिखा कि मैं नेपोटिज्म की कुछ बातें रखूँगा। लेकिन उसके बाद जो घटनाएं हुई हमारी चीन के साथ, हालांकि मैं इस पर वीडियोस बना चुका हूँ, आज फिर निर्णय लिया कि इस पर मैं कुछ कहूँगा आप लोगों से। यह निर्णय अंतिम मैंने शुक्रवार को लिया और फिर उसके बाद मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे, बहुत सारे आर्टिकल पढ़े और उनके अपने हिसाब से एक कंक्लूजन पे पहुंचा, एक एनालिसिस पे पहुंचा जो आपके सामने प्रस्तुत है। हो सकता है कि आज का वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो, तो उसके लिए मैं पहले से ही माफ़ी चाहूँगा। उम्मीद है कि आप लोग पूरी तन्मयता से और पूरे ध्यान के साथ पूरा वीडियो देखेंगे। इस बीच बहुत सारी घटनाएँ हुई हैं हमारे देश में। हमारे बहुत से वीर जवान सपूत शहीद हुए हैं इस देश के लिए, हमारे देश की मातृभूमि की रक्षा के लिए। मैं उन्हें अपने तहे दिल से, अपने हृदय की गहराइयों से नम्र श्रद्धांजलि देना चाहूँगा। और आज की विषय की शुरुआत करता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि मेरा प्रयास होता है कि एक कहानी या एक किसी घटना के साथ आपकी से बात शुरू की जाए। तो जो बात मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ यह एक घटना या कहानी नहीं है, मैंने इसे खुद आप लोगों के सामने प्रस्तुत करने के लिए बनाया है कि आखिर आज हम किस प्रकार से चाइना से बुरी तरह से जाल में फंस चुके हैं, घिर चुके हैं। चलिए शुरू करते हैं बात अपनी। मान लीजिए एक मध्यम परिवार का, जो मध्यम आय वर्ग का एक परिवार का कोई व्यक्ति है जो जॉब करता है, नौकरी करता है। वह जब सुबह उठता है उसकी दिनचर्या प्रारंभ होती है। चलिए उसने अपने मोबाइल में या फिर अपनी छोटी सी टेबल वॉच में अपना टाइम सेट किया कि इतना मुझे उठना है। अब जब अलार्म बजता है या मान लीजिए मोबाइल से अलार्म बजता है या टेबल वॉच से बजता है, तो वह जो मोबाइल है या टेबल वॉच है वह चाइना का ही होगा। 72% चांसेज हैं कि वह मोबाइल चाइना का है और मोर देन 80% चांसेज हैं कि वह जो टेबल वॉच है वो भी चाइना की है। तो हम जब सुबह उठते हैं तो सबसे पहला जो हमारा हाथ मोबाइल पर जाता है वो हम चाइना का प्रोडक्ट अपने हाथ में लेते हैं। उसके बाद वह व्यक्ति सोचता है कि चलो दिनचर्या प्रारंभ करते हैं और वह अपने किचन में जाता है कुछ बनाने के लिए। तो उसमें जो इंडक्शन का अगर प्रयोग करता है तो मोस्ट प्रोबेबल वो भी चाइना का बना हुआ है। और चलिए ठीक है, वह लंच या सुबह का ब्रेकफास्ट सोचता है कि हम किसी ऐप से ऑर्डर करते हैं। चलिए उसने स्विगी से ऑर्डर किया, जोमेटो से ऑर्डर किया, यहाँ भी चाइना उसके साथ खड़ा हुआ है। इस प्रकार से वह दिनचर्या प्रारंभ करता है और विभिन्न समस्याओं की वजह से वो सोचता है कि बाहर ना जाएं, यहीं पर हम, क्योंकि वर्क एट होम का इसमें कल्चर बड़ा तेज़ी से बढ़ रहा है हमारे देश में, तो सोचता है चलो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हम अपने कार्य को कर लेते हैं। या उसके ऊपर से बॉस कहते हैं कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से तुम मुझे 9 बजे जोड़ोगे, तो वह जो जूम ऐप का प्रयोग किया जाता है, सबसे ज़्यादा इसमें प्रयोग होता है, वो भी तो कहीं कहीं चाइना से जुड़ा हुआ है। इस प्रकार से चलिए ठीक है, दिनचर्या को आगे बढ़ा रहा है। जूम ऐप से उसने कॉन्फ्रेंसिंग की। अब वह टीवी के रिमोट उठाता है, टीवी ऑन करता है और उसे एक बढ़िया सा विज्ञापन नज़र आता है कि अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए बायजू द लर्निंग ऐप का प्रयोग करिए। बायजू द लर्निंग ऐप तो हमारे देश का है, लेकिन स्टार्टअप के अंतर्गत हमारी जो वर्तमान सरकार ने स्टार्ट किया था उसमें चाइना ने $5.5 बिलियन का निवेश किया हुआ है। उनकी विभिन्न कंपनियों ने निवेश किया हुआ है। तो आपको जानकर के ताज्जुब होगा कि बायजू में भी $50 मिलियन, हम रुपए की बात नहीं कर रहे हैं, $50 मिलियन चाइना का निवेश है। अब वह उसको सब्सक्रिप्शन लेता है और सोचता है चलो इसके पैसे को मैं पेटीएम से पेमेंट कर देता हूं। तो आप जान लीजिए पेटीएम में भी चाइना का अच्छा खासा निवेश लगा हुआ है। इस प्रकार से वह उसको कोई ज़रूरत पड़ जाती है, एकाएक कोई उसको ऑफिस से आदेश आ जाता है उस व्यक्ति को कि चलो ऑफिस आना ही होगा तुम्हें। तो वह अपना ऐप उठाता है, ओला ऐप, और ऑर्डर करता है गाड़ी के लिए कि मैं गाड़ी कन्वेंस लेना चाहता हूं। तो वहाँ जो ओला ऐप है उसमें भी चाइनीज़ फंडिंग है एज ए स्टार्टअप के रूप में। अब उसकी गाड़ी आती है, मान लीजिए मारुति सुजुकी की गाड़ी है, चलिए वैगनार है या फिर डिज़ायर है, कोई भी गाड़ी है, स्विफ्ट डिज़ायर। तो उसमें क्या करता है, वह गाड़ी के भी बहुत सारे पार्ट चाइना के बने हुए हैं। अब वह व्यक्ति अपने ऑफिस पहुंचता है, ऑफिस में बहुत सारी ऐसी वस्तुएं उसे मिलेंगी जो चाइना, मेड इन चाइना है या फिर फैसिलिटेटेड बाय चाइना है।
इस प्रकार से चलिए कुछ लोग उसके यहाँ आते हैं, कुछ नए मेहमान मिलना चाहते हैं, उसके ऑफिस में कोई कॉन्फ्रेंस होती है, यदि वो सोचता है चलो ओयो ऐप से हम होटल बुक कर दें, तो ओयो ऐप में भी चाइना कंपनियों का बहुत बड़ा निवेश है। और इस प्रकार से वो उसकी दिनचर्या आगे बढ़ती है, सोचता है चलो आज लंच ऑफिस में कर देते हैं, जोमेटो से ऑर्डर कर देते हैं, जोमेटो में फिर चाइना आ गया। इस प्रकार से वह सोचता है चलो आज दिन बीत गया। अपनी पत्नी की उसकी वाइफ उसको फ़ोन करती है कि हमारे किचन में सामान नहीं है, कुछ सामान की कमी हो गई है, तो सोचता है चलो बिग बास्केट को ऑर्डर कर देते हैं, वह होम डिलीवरी कर देगा। तो आप लोग समझिए बिग बास्केट में भी चाइना का एक अच्छा खासा निवेश है। और फिर शाम को सोचता है चलो अपने बच्चे के लिए कुछ खिलौने ले लेते हैं, बच्चे घर में पड़े होंगे, दिन भर बोर हुए होंगे, तो उनके कुछ खिलौने ले लेते हैं। जो खिलौने लेने जाता है तो आपको जान के ताज्जुब होगा कि 90% भारत की आपकी जो बाज़ार है उसमें चाइना का कब्जा है, स्पेशली टॉयज़ के मामले में, खिलौने के मामले में। अब इन सारी दिनचर्याओं के साथ मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि एक व्यक्ति जो है, मैं हूँ या आप हैं, जो साधारण बैकग्राउंड से आता है, वो कितना ज़्यादा चाइना ओरिएंटेड या चाइना बेस्ड ज़िंदगी जीता है। तो जो हम ये बातें करते हैं, थोड़ा सा टीवी फेंक देते हैं, थोड़ा सा विरोध करते हैं, प्रदर्शन करते हैं, इससे इस समस्या का तात्कालिक निदान नहीं होने वाला है। तो फिर समस्या का जड़ तक तो मैं काफ़ी हद तक पहुंचाने का प्रयास किया आपको। अब यह बात समझिए कि हम इससे बच कैसे सकते हैं। देखिए, हर समस्या का समाधान होता है बशर्ते हमारे अंदर डेडिकेशन हो। आपने मूवी देखी होगी गजनी, आमिर खान साहब की बड़ी बेहतरीन मूवी थी। उसमें एक बीमारी होती है आमिर खान साहब को, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस। यह बीमारी मेरे पूरे देश के लोगों को है। आज चाइना के साथ हमारा कन्फ्लिक्ट चल रहा है, हमारा विरोध चल रहा है, तो हम खूब चाइना बायकाट, बायकाट चाइना, बायकाट चाइना, बायकाट चाइना कर रहे हैं। लेकिन इस बात को हम भूल जाते हैं कि वही चाइना जो है आपकी इतना मजबूती से घुरा हुआ है। और तो और एक बात मैं बताना भूल ही गया, आपके यहाँ जो मेडिसिन आती हैं, जो आप दवाइयाँ खाते हैं, उसके जो रॉ मटेरियल होते हैं उसमें चाइना का मोर देन 70% रॉ मटेरियल चाइना से आते हैं। तो क्या हम दवाएं खाना बंद कर देंगे, बीमारियां अपनी बढ़ाएंगे? नहीं, हमें एक मजबूत कदम उठाना होगा, एक संयोजित, एक संयमित और एकजुट कदम उठाना होगा। हमें चीनी बायकाट को धीरे 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 इम्प्लीमेंट करना होगा इस देश में। ये आज या 2-4 दिन की बात नहीं कि आप 2-4 दिन में चले उठा गए, कदम उठाए, विरोध प्रदर्शन के, शी जिनपिंग का पुतला फूंक दिए, इससे कुछ नहीं होने वाला। हमें एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी लानी होगी। अब आप कहेंगे कि चाइना इतना जल्दी हमारे देश में घुस कैसे गया? नहीं भाई, ये कुछ दिन की बात नहीं है। चाइना और भारत लगभग साथ ही आज़ाद हुए थे। चाइना में कम्युनिस्ट पार्टी का शासन 1949 में हुआ और भारत में डेमोक्रेसी अपनाई गई 1947 में। लेकिन हमने क्या किया, हमने अपनी डेमोक्रेसी की वजह से हमारे देश में जितनी आज़ादी होती उतनी समस्याएं भी होने लगती हैं। लोगों को तरह तरह से डिमांड्स होती हैं, तरह तरह की बातें होती हैं, लोगों के मौलिक अधिकार होते हैं, लोगों के मौलिक कर्तव्य की बात कम होती है। लेकिन चाइना में ऐसा नहीं है, वहाँ पर वन पार्टी रूल है, वहाँ लेबर की कोई विशेष अधिकार नहीं दिए गए हैं, इसलिए वहाँ लेबर कास्ट का सस्ता है। वो उसने क्या किया, ढेर सारा प्रोडक्शन किया और इतना प्रोडक्शन किया कि पूरी दुनिया में उसने फैला दिया। अब वो प्रोडक्शन से पूरी दुनिया के बाज़ार को कैप्चर कर चुके हैं। यही नहीं, चीन की पॉलिसी तो ऐसी है, उसने कई देशों को अपने कब्जे में, नियंत्रण में ले लिया। वो आर्थिक रूप से चीन के गुलाम है। जिबूती को देखिए क्या हालत उसकी है, जाम्बिया को देखिए, कई अफ्रीकी देश तो करा रहे हैं चीनी कर्ज से। तो ये जो लंबी पॉलिसी रही है, और चीन ने क्या किया था, 1980 में ही उसने उदारीकरण का या लिबरलाइजेशन का झंडा उठा लिया था। एक कम्युनिस्ट राष्ट्र 1980 में उदारीकरण को अपना लेता है। लेकिन हमारा देश जो कि डेमोक्रेटिक देश था, उसने बड़ा समय लगा दिया। 1991 तक हम 11 साल पिछड़ गए। और आपको जान के ताज्जुब होगा कि 1986 तक हमारी अर्थव्यवस्था चीनी अर्थव्यवस्था से बड़ी थी। फिर उसके बाद हम क्या किए, पतन की तरफ बढ़ते गए। और 1990 में तो एक समय ऐसा आ गया था, हमारे पास सिर्फ 10 दिन का फॉरेन रिजर्व रह गया था, विदेशी मुद्रा रह गई थी। इस प्रकार से हमने क्या किया, हमारी पॉलिसीज लायक रही, लगातार हमारी जो नीतियाँ थीं उसमें क्रमबद्धता नहीं नजर आई। इन चीन ने क्या किया, उसने शुरू से ही, कोई भी रेजिम रही हो, कोई भी शासक रहा हो, लेकिन उनकी एक फुल प्रूफ पॉलिसी है, वो उसी के अंतर्गत काम करते हैं और उसी के अंतर्गत उनकी लगातार विस्तार होता रहता है। और यही उनकी सफलता का सबसे बड़ा कारण है। वह धीरे धीरे अपना काम करते हैं।
और हमारे यहाँ जब सरकार बदलती है तो बहुत सारी बातें बदल जाती हैं। हमारे यहाँ विरोध की बातें होती हैं, जैसे कि बायकॉट चाइना को लेकर भी मैं सोशल साइट्स पे, सोशल मीडिया पे बहुत सारी लोगों का विरोध देखता हूँ। वो लोग कहते हैं इसको छोड़ोगे तो कैसे काम चलेगा, उसको छोड़ोगे तो कैसे काम चलेगा। चलिए ठीक, हम एक साथ सब कुछ नहीं छोड़ सकते हैं, लेकिन कुछ तो शुरुआत करनी होगी। माना कि अंधेरा घना है, माना कि अंधेरा घना है, पर दिया जलाना कहाँ मना है। तो हमें दिया जलाना ही शुरू पड़ेगा। हमें अपने आप को सेल्फ डिपेंडेंट, सेल्फ रिलायंट और आत्मनिर्भर बनाने की तरफ कदम बढ़ाना ही होगा। नहीं तो हमारे पास और कोई विकल्प नहीं है। पाकिस्तान की क्या हालत है, धीरे धीरे वो चाइना के कब्जे में आता जा रहा है। आपने देखा ही होगा कि श्रीलंका के हम्बन टोटा बंदरगाह को चाइना ने 99 साल के लिए लीज पे ले लिया। इस प्रकार से नेपाल, भूटान तक उसके प्रभाव बढ़ रहे हैं, बांग्लादेश उस पर प्रभाव। तो हमें उनके विरोध में अपनी पॉलिसी लाना होगा। हमें अमेरिका के साथ जुड़ना होगा, हमें ऑस्ट्रेलिया जैसे देश के साथ जुड़ना होगा, और हमें साथ साथ साउथ अफ्रीका जैसे देशों से जुड़ना होगा, साउथ कोरिया जैसे देशों से जुड़ करके अपना एक नेटवर्क बनाना ही होगा। क्योंकि एक लड़ाई युद्ध से ज़्यादा कूटनीति की होती है। एक आपको बात बता दूं, हमारा देश डेमोक्रेटिक है और चाइना कैसा है, एक कम्युनिस्ट राष्ट्र है। एक थोड़ा सा उदाहरण मैं आपको बताऊंगा कि ऐसा हुआ कि ऑस्ट्रेलिया में चीन विरोधी प्रदर्शन चल रहा था। उसमें एक ऐसा छात्र जो कि चीन में पढ़ता था, वह भी उस प्रदर्शन का भाग बन गया। और उसके बाद कितने एक्टिव हैं चाइनीज़ कि उन्होंने उस लड़के को फाइंड आउट किया, उसके इमेजेस को, उसके फ़ोटोज़ के माध्यम से, और 24 घंटे के अंदर उस लड़के के घर पुलिस पहुंच गई चाइना में। और उसने कहा कि अपने बच्चे को संभाल लो, नहीं तो इसके परिणाम बड़े भयानक होंगे। इतनी मजबूत वहाँ पर सब व्यवस्था है। एक तो मैं इस माध्यम से अपनी डेमोक्रेसी पर सवाल नहीं उठा रहा हूँ, इस बात को साफ साफ बताना चाहता हूँ। मेरा कहना सिर्फ ये है कि जैसे अन्य देशों में भी डेमोक्रेसी है, साउथ कोरिया में है, जापान में है, यूएसए में है, लेकिन वहाँ पर मैं जो देखता हूँ, जो मैं उन्हें फॉलो करता हूँ, वहाँ एक सकारात्मक डेमोक्रेसी है। हमारे यहाँ काफ़ी निगेटिव डेमोक्रेसी है। निगेटिव डेमोक्रेसी कहने का मेरा अर्थ यह है कि हम सिर्फ सरकार की आलोचना करते हैं, सरकार की कमियां निकालते। सरकार ने ये टेंडर चाइना को दिया, सरकार ने ये वो बातें चाइना को दिया। उस विषय पर भी आता हूँ कि क्यों सरकारों को चाइना वगैरह को टेंडर देना होता है। लेकिन उससे पहले एक बार बताना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ सकारात्मक लोकतंत्र की बहुत अधिक आवश्यकता है। यदि आपको सरकार की नीति में कमी आ रही है तो आप उसका विश्लेषण करिए, उसका समाधान सरकार को बताइए। सरकार तो आपकी ही है। हमारे संविधान में कहा गया हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया। हमारे पास ही इस देश की सबसे बड़ी संप्रभुता है, हमारे देश के पास ही इस शासन की सबसे मजबूत पकड़ है। तो हमें एकजुट होना होगा। सरकारें हमारे अंडर में, हम सरकार के अंडर में नहीं हैं। तो हमें इन बातों को सरकार को बताना होगा विभिन्न माध्यमों से कि आप ऐसा ना करके आप ऐसा कर सकते हैं। नीतियों में आपको अपनी राय देनी होगी, ना तो सिर्फ गाली देना, आलोचना करना, ट्विटर पर जा कर के निगेटिव बातें रखना। इससे हमारे देश में कहीं ना कहीं चाइना तक मैसेज जाता है, ये तो एकजुट है ही नहीं। अब चलो किसी पक्ष को अपने पक्ष में कर लिया, उसके बाद बाकी लोगों को करने दो तांडव। तो ये सब बातें जो होती हैं ये आपकी डेमोक्रेसी को कमज़ोर करती हैं। हाँ, मैं टेंडर की बात कर रहा था, उसको मैं पूरा करना चाहूँगा अंत में। देखिए, हमारे देश जो है, अब दुनिया के सारे देश जो हैं, वो विभिन्न प्रकार की ट्रीटीज़ में, विभिन्न प्रकार के मजबूरियों में बंधे हुए हैं। जैसे WTO हो गया, 2001 में चाइना WTO ज्वाइन करता है। उसके बाद उसने इतना तेज़ अपना पॉलिसीज बढ़ाई, उसके पास कोई साम दाम दंड भेद सारी नीतियां हैं, उन्हें पूरा दुरुपयोग किया WTO का। लेकिन उनकी परिस्थितियां ऐसी बन जाती हैं कि सारे देश को कुछ रूल्स फॉलो पड़ते हैं। जैसे कुछ साल पहले की बात है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने चाइना से आने वाले सारे सामानों को प्रतिबंधित नहीं किया, उन पर टैरिफ बढ़ाया। प्रतिबंधित नहीं किया क्योंकि ये मजबूरी थी, क्योंकि WTO प्रतिबंध के लिए आदेशित या फिर सहमति नहीं देता है, उन्होंने टैरिफ बढ़ाया। हमारी सरकार भी इस प्रकार का प्रयास कर रही है। 300 ऐसे मटेरियल, 300 ऐसे आइटम्स को आइडेंटिफाई करने का प्रयास किया जा रहा है जिन पर हम टैरिफ बढ़ाएंगे। टैरिफ बढ़ाने से क्या होगा, उनका दाम बढ़ेगा और भारत में उसकी मांग कम हो जाएगी। और दूसरी बात जो मैं बताना चाहता हूँ कि हमारी सरकार ने 52 ऐसे ऐप्स हैं चाइनीज़ के जिसको रेड फ्लैग दिखाया। रेड फ्लैग का मतलब उन्हें चेतावनी दी है कि आप लोग संभल के रहिए, नहीं तो आपको बैन कर दिया जाएगा। तो सरकारें अपने स्तर से स्टेप्स उठाती हैं कि कुछ मजबूरियां होती हैं, परंतु एज ए स्वतंत्र नागरिक, एज ए इंडिपेंडेंट पीपल्स ऑफ इंडिया, हमारे पास ऐसी कोई मजबूरियां नहीं हैं। हम धीरे धीरे करके जिसकी ज़रूरत कम है उनको पहले हटाएंगे, फिर धीरे धीरे हम अपने आप को विस्तारित करेंगे और एक दिन मेड इन इंडिया भी आपकी एक पहचान बनेगा दुनिया में। बशर्ते आप लोग इन बातों का ख्याल रखें और मजबूती से साथ इनसे जुड़े रहें। और इन्हीं बातों के साथ मैं आज का लेक्चर
समाप्त करता हूँ। साथ ही साथ आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करता हूँ, यदि मेरा प्रयास, मेरा कोशिश आपको अच्छी लगती है तो इस वीडियो को पे कमेंट करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों तक पहुंचाइए, जिससे कि हम अपनी बात को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचा सकें और लोग इसका लाभ उठा सकें। और एक बात ज़रूर, आप अध्ययन करिए, पढ़ाई करिए, मेहनत करिए, क्योंकि बिना अध्ययन के आप चीज़ों को समझ नहीं पाएंगे। और तुरंत रिएक्ट करना मत शुरू करिए कि कोई घटना हुई तुरंत रिएक्ट करने लगे, नहीं, उसके अंदर के सारे तथ्यों को समझिए कि आखिर ये कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है। थोड़ा सा अपने आप को स्टडी की तरफ ले जाइए। इन्हीं बातों के साथ मैं अगले रविवार तक का आप लोगों का फिर इंतज़ार करूँगा। तब तक के लिए आप सभी लोगों को हमारी तरफ से नमस्कार।